आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज के लेसन में हम लोग रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके आगे कुछ डिजिट्स लिखी होती है जिनको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं। वो क्या सिग्निफाई करते हैं, उनका हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में कैसे यूज करते हैं, प्रॉब्लम्स कैसे बनाए जा सकते हैं, इस पर आज हम लोग बहुत ही फंडामेंटल जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। स्टूडेंट, आपको जैसा कि पता है कि हर थ्योरेटिकल सेशन में हम लोग थ्योरी पढ़ने के बाद लास्ट में प्रॉब्लम ऑफ द डे जरूर देखते हैं। तो हमारे आज के सेशन की ये खास बात रहेगी कि स्टोइकियोमेट्री का पूरा सेशन लेने के बाद आपको सेशन के लास्ट में एक प्रॉब्लम मिलेगा। उस प्रॉब्लम को आपको एज अ होमवर्क उसको सॉल्व करना है और नेक्स्ट वीडियो हम उसके सॉल्यूशन को अपलोड करेंगे। तो आप वहां से आपने कैसा सोचा है, आपने क्या आंसर निकाला है, इसको आप टैली करा सकते हैं। तो आप प्रॉब्लम ऑफ द डे देखना ना भूलिएगा। तो देखिए बच्चों, जो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री है वो किस प्रकार से हम लोग समझते हैं, एक सिंपल से उदाहरण से आज हम अपनी बात को रखेंगे। एक पहले हम केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं। हमने देखिए केमिकल रिएक्शन लिया जिसमें नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ हमने एक कंटेनर में रखा और ये रिएक्शन आपको अमोनिया नाम का प्रोडक्ट देता है। तो आप देख सकते हैं ये एक रिएक्शन है जहां पर आपने जो लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रखे हैं इनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। तो यहां पर जो आपने लेफ्ट साइड में चीजें रखी हैं इनको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं और इनके रिएक्शन से जो आपको राइट हैंड साइड में चीजें मिलती हैं इनको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला ये रिएक्शन है, फिलहाल आप देख सकते हैं यहां पर एटम्स जो हैं वो अनबैलेंस्ड पोजीशन में हैं। लेफ्ट में और राइट में एटम्स बैलेंस होने चाहिए किसी भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो यहां पर थोड़ा सा अगर बैलेंसिंग पर हम लोग नजर डालें तो अगर आप यहां हाइड्रोजन के आगे 3 लगा दें, अमोनिया के आगे 2 लगा दें, तो अब आप देख सकते हैं ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आपको ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिखती है N2 + 3H2 गिविंग यू 2 अमोनिया, इसमें कुछ खास बातें आपको देखने को मिल रही है। देखिए नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे 1 होता है, और हाइड्रोजन के आगे 3 देख सकते हैं, अमोनिया के आगे 2 देख सकते हैं। तो यहां पर ये जो 1, 3 और 2 हैं ये रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री है। तो यहां पर ये जो 1, 3 और 2 है ये यहां पर इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री है और इसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में हम क्या क्या बातें बोल सकते हैं? इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 है, हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है और अमोनिया का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। तो 1, 3, 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया की रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्री है, यह स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्या इनका कोई रेलेवेंस होता है? जी हां, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस होता है। इसके रेलेवेंस के बारे में अगर हम देखें तो जैसे हमने रिएक्शन ये वाला, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, N2 + 3H2 गिविंग यू 2 अमोनिया। यहां पर जो स्टोइकियोमेट्रीज है इनका क्या मतलब है? आप इनका फंडामेंटल जो मतलब समझ सकते हैं वो ये है कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा और ये इसका फंडामेंटल मतलब है।
मॉलिक्यूलर लेवल पर। यही सेम जो आपने इंटरप्रिटेशन किया मॉलिक्यूलर लेवल पर, इस इंटरप्रिटेशन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं मोलर लेवल पर भी। मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ जब कंप्लीटली रिएक्शन करेगा तो 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। तो ये स्टोइकियोमेट्री हमको बताती है किस मोल के रेशियो में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे। स्टूडेंट, इस पर आधारित सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल एक सवाल भी यहां ले लें। हमने आपसे बोला कि आपके पास 0.6 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए कितना हाइड्रोजन के मोल्स की आवश्यकता होगी। मान लीजिए हमने ये आपसे पूछा, तो आप यहां यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करें। अगर 1 मोल नाइट्रोजन आप कंज्यूम करते हैं पूरी तरीके से, तो आपको 3 मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, अगर आप 0.6 मोल यूज कर रहे हैं तो यूनिटरी मेथड कहता है 3 इंटू 0.6 यानी 1.8 मोल हाइड्रोजन की आपको आवश्यकता पड़ेगी रिएक्शन पूरी तरीके से करने में। और अमोनिया के कितने मिलेंगे? भाई, जब नाइट्रोजन का 1 मोल खर्चा होता है तो अमोनिया का 2 मोल मिलता है। तो जब इसका 0.6 नाइट्रोजन का खर्च होगा तो अमोनिया का कितना मिलेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 यानी 1.2 मोल। तो ये बहुत ही अहम बात है कि किस प्रकार से अगर एक का मोल दिया है तो हम अगले का मोल निकाल सकते हैं। कुछ और यहां पर हम आपको बातें बताते हैं जो आपको सवाल लगाने में अहम रोल निभाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक दूसरा रिएक्शन लेते हैं। मान लीजिए हमने आपको एक रिएक्शन दिया FeS2 4FeS2 plus 11O2 giving you 2Fe2O3 plus 8SO2. Now let this be a balanced chemical equation. यहां पर आप रिएक्शन कोएफिशिएंट्स देख सकते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख सकते हैं। यहां पर मान लीजिए हमने आपसे क्वेश्चन पुट अप किया, इफ, ध्यान से सुनेंगे, इफ 12 मोल प्रोडक्ट्स 12 मोल प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे, फॉर फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड अप। मान लीजिए हमने आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन हम आपको समझा दें। यहां पर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हमने आपसे बोला कि अगर 12 मोल प्रोडक्ट इन टोटल बन रहे हैं तो बताइए ऑक्सीजन का कितना मोल इस्तेमाल में आया होगा। तो बच्चों, इसको बहुत ही सरल तरीके से यूनिटरी मेथड से आप कर सकते हैं। देखिए कैसे। आप बच्चों जो है स्टोइकियोमेट्री Fe2O3 की देखिए 2 है, SO2 की 8 है, ऑक्सीजन की 11 है और FeS2 की 4 है। आप प्रोडक्ट की अगर बात करें तो कंबाइंड रूप से Fe2O3 और SO2 दोनों प्रोडक्ट हैं। जब 4 मोल FeS2 का खर्च होगा तो 11 मोल ऑक्सीजन के पैरेलल में खर्च होंगे, 2 मोल Fe2O3 का बनेगा, 8 मोल SO2 का बनेगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक यूनिटरी मेथड का आधार मिल गया। 8 प्लस 2 यानी जब 10 मोल प्रोडक्ट बन रहे हैं, 10 मोल प्रोडक्ट जब बन रहे हैं तो आप देखिए कितना ऑक्सीजन आप खर्च कर रहे हैं, 11 मोल। तो 11 मोल ऑक्सीजन इज यूज्ड अप टू गिव यू 10 मोल्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट। तो 10 मोल ऑफ प्रोडक्ट के लिए आप 11 मोल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब 12 मोल प्रोडक्ट बनेगा तो आप ऑक्सीजन कितना इस्तेमाल करोगे। तो बहुत ही सरल तरीके से यूनिटरी मेथड यूज करें। 10 मोल प्रोडक्ट तो 11 मोल ऑक्सीजन, तो 1 मोल प्रोडक्ट तो कितना ऑक्सीजन, 11/10 मोल ऑक्सीजन। और क्योंकि आपको 12 मोल प्रोडक्ट के बारे में पूछा है तो जब 12 मोल आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको ऑक्सीजन कितना यूज आएगा, 11/10
मल्टीप्लाइड बाई 12 मोल ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से आपने निकाल लिया 11/10 इंटू 12 मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा। अगर हम आपको FeS2 के बारे में पूछते तो भी आप ऐसे ही लगाते, 10 मोल प्रोडक्ट के लिए 4 मोल FeS2, तो 12 मोल प्रोडक्ट के लिए 4/10 इंटू 12 मोल FeS2, यूनिटरी मेथड। तो आप यूनिटरी मेथड का स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमने आपको कुछ फंडामेंटल बातें बताई। कुछ और बातें देखते हैं इससे संबंधित। देखिए, अगली बात ये है, जैसे मान लीजिए हमने आपको एक आर्बिट्री रिएक्शन दिया, हमने आपको दिया स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B गिविंग यू स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D, जहां पर A, B, C और D जो स्मॉल लेटर्स वाले हैं ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D ये रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो यहां पर देखिए कुछ खास बात वो ये है, आपका जो रेशियो है दैट इज मोल्स ऑफ A is to moles of B is to moles of C is to moles of D। ये हमेशा ये रेशियो रहेगा A is to B is to C is to D। हर हालात में रेशियो यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कौन सा रेशियो? जिस रेशियो में रिएक्टेंट्स A और B कंज्यूम हो रहे हैं और प्रोडक्ट C और D बन रहा है, उसका रेशियो हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर होगा। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए हमने आपको एक रिएक्शन दिया, रिएक्शन है 3Cl2 प्लस 6NaOH गिविंग यू 5NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3 वाटर। हमने ये आपको एक रिएक्शन दिया, तो यहां पर जो मोल्स का रेशियो होगा, मोल्स ऑफ Cl2 is to moles of NaOH is to moles of NaCl is to moles of NaClO3 is to moles of water। इनका रेशियो हमेशा हर परिस्थिति में जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ध्यान रखें, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो हमेशा होगा 3:6:5:1:3 ऑलवेज। जिस रेशियो में ये कंज्यूम हो रहे हैं और जिस रेशियो में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इस पर आधारित हमने यहां पर आपके सामने आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे रखा है, जो स्टोइकियोमेट्री पर आधारित है। इस सवाल में आप देखिए, पहले हम आपको सवाल समझा देते हैं, फिर ये आपका होमवर्क है। हमने एक रिएक्शन दिया है 2A प्लस XB गिविंग यू YC प्लस 4D। पूरा गैसियस रिएक्शन है, तो पूरा गैसियस रिएक्शन है। X और Y इज नॉट नोन, वो आपको सोचना है। X और Y, B और C की स्टोइकियोमेट्री है। ऑन रिएक्टिंग 100 मोल्स ऑफ A एंड B, आपने 100 मोल्स A और B के रिएक्शन किए जिनका कंबाइंड वेट है 2 kg, और इस रिएक्शन के वजह से प्रोडक्ट जो मिलता है, जिसको हम फाइनल मिक्सचर बोल रहे हैं, उसकी वेपर डेंसिटी 25 है। तो आपने रिएक्टेंट्स A और B लिया, इसके 100 मोल्स लिए जिसका वेट है 2 kg, इसके कंप्लीट रिएक्शन से आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, जो फाइनल मिक्सचर है, उसकी वेपर डेंसिटी 25 दी है। आपको बताना है कि what will be the ratio of the moles of D and C formed on reacting 20.4 moles of reactants completely। आपको बताना है जब आप 20.4 मोल्स रिएक्टेंट A और B को कंप्लीटली एक दूसरे के साथ कंज्यूम करेंगे, तो C और D का जो
मोल बनेगा उसका रेशियो क्या होगा। तो आई होप आपको सवाल क्लियर है। नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से इस रिकॉर्डिंग को सुनिएगा, सवाल को पढ़िएगा, एंड इट विल रिमेन द होमवर्क ऑफ द डे, द प्रॉब्लम ऑफ द डे। नेक्स्ट सेशन में हम इसके सोल्यूशन के साथ आएंगे, और नेक्स्ट सेशन में जो हमारा थ्योरी का रहेगा वहां पर इंपॉर्टेंटली हम आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बताएंगे। दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।